नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गे के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब बारी अतीक के शूटर और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर गुलाम के घर पहुंच गई है और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित उसके घर को गिराया जा रहा है। उसके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए, एक और प्रयागराज पुलिस और एसडीएम की तरफ से बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। इस बार गुलाम पे जो है शिकंजा कसा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई इसलिए भी मानी जा सकती है कि गुलाम का नाम सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ा हुआ है। न सिर्फ एफआईआर में बल्कि जो शूटर्स बताए जा रहे हैं उससे तो एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुलाम है जिसने बाकायदा उमेश पाल पर गोलियां चलाई थी। तो कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इससे पहले अब तक 4 इसके पूर्व भी पीडीए ने मकान को जमींदोज किया। हालांकि वो सीधे तौर पर न जुड़ करके अतीक के समर्थक या उनके सहयोगी बताए जा रहे थे, लेकिन ये सीधा सीधा सा जो स्रोत है वो उस पूरे घटनाक्रम में जिसको शामिल बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ एफआईआर है गुलाम, उसके मकान पर ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो परिवार में उसके एक भाई हैं जो पूर्व में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा हुआ था, अध्यक्ष था, हालांकि इस घटना के बाद उसको पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही साथ जो उनकी माँ है वो वहाँ पे मौजूद थी और उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये इनका पुश्तैनी मकान है और गुलाम की सजा उन्हें दी जा रही है, इस तरह की बात कही। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हें गुलाम पर कार्रवाई से किसी तरह का कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस मकान पर जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन पीडी आज पूरी तैयारी से पहुंचा था, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और बाकायदा इस मकान को गिराया जा रहा है। ये प्रयागराज के रसूलाबाद घाट इलाके का एरिया है जहाँ पर पुलिस टीम पहुंची है। आगे के पोर्शन में कुछ दुकानें बनी, 4 के करीब दुकानें हैं जिसे पहले गिराया गया और उसके पीछे का पोर्शन में मकान है जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनके परिवार के अलग अलग सदस्य रहते थे। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अपनी मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उसी कड़ी में ये कहीं ना कहीं 5वीं कार्रवाई कह सकते हैं जो इस घटना के बाद यानी उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुई और अब तक 2 इनकाउंटर भी किए जा चुके हैं। तो ये कार्रवाई बीच में थोड़ा रुकी थी, लेकिन आज फिर एक बार से ये कार्रवाई देखने को मिली है। इस बार नंबर आया है गुलाम पर और अभी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें जो गुड्डू मुस्लिम है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके मकान को भी चिन्हित कर लिया गया है। हालांकि उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एक मकान उसका इतनी सकरी गलियों में है कि वहाँ बुलडोजर या इस तरह की मशीनें नहीं पहुंचती, इसलिए शायद वहाँ पे देर हो रही, लेकिन जल्द ही एक और कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर शोएब बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड के अपडेट के बारे में, तो अब तक कितने शूटर जो है उनको ढेर किया जा चुका है? अब तक का क्या अपडेट है इस केस को लेकर? देखिए, अभी तक अगर इस केस के अपडेट के बारे में कहा जाए तो 25 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो सीसीटीवी में शूटर दिख रहे हैं अभी तक उन तक एसटीएफ या पुलिस की टीम नहीं पहुंच सकी है, या जो भी एफआईआर में नाम दर्ज कराए गए उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह से देखा जाए तो अभी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कोई कामयाबी नहीं। हालांकि शूटर्स पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। आज हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आगरा में एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ एक तरह से अभियान चला करके सर्च कर रही है। कुछ उनके पास इनपुट है ऐसा है कि इस पूरे जो शूट आउट में शामिल शूटर्स हैं वो आगरा में कहीं छिपे हो सकते हैं और इसी वजह से वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है और बताया जा रहा है कि बहुत पुख्ता जानकारी उनके पास इस तरह की है कि कुछ शूटर्स वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कार्रवाई हुई है कि उस कार्रवाई के नाम पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि नेपाल, गुजरात, इस तरह से अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी हुई है, शूटर्स की तलाश की गई, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो पुलिस के लिए ये मुश्किल जरूर है कि अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को नहीं मिली इस घटना से जुड़े लोगों के खिलाफ, जिस तरह से वो कोशिशें कर रही है। हालांकि एफआईआर में जिन लोगों का नाम है उसमें अतीक अहमद की पत्नी साहिबा परवीन का भी नाम है, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम है।
पुलिस अभी इन्हें भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है और साथ ही साथ जो इस पूरे घटना में शामिल शूटर्स हैं जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं उन तक भी पुलिस अभी पहुंच नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस ने कुछ लोगों को क्राइम ब्रांच ने और एसटीएफ ने हिरासत में जरूर लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके जरिए से कहीं न कहीं इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से तमाम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है और साफ तौर पर तस्वीरों में भी दिख रहा है कि किस तरीके से इस बार गुलाम का घर जो है वो ढाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि भवन पहुंचा किसानों का जत्था, कृषि मंत्री से मिलेगा किसानों का दल, किसान रामलीला मैदान में कर रहे हैं प्रदर्शन, सरकार का वादाखिलाफी का आरोप है सरकार पर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कृषि भवन पहुंचा किसानों का जत्था, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है किसानों ने। कृषि मंत्री से कुछ ही देर में मिलेंगे किसानों के दल। तो किसान रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से किसान जो है दिल्ली कूच किया है उन्होंने और ये तस्वीरें साफ तौर पे नजर आ रही है कि किस तरीके से किसान जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे वादा खिलाफी के। तो एक बार फिर से जो है किसानों का दिल्ली कूच नजर आ रहा है और देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से साफ पता चल रहा है किसान जो है दिल्ली पहुंचे हैं और अभी से कुछ ही देर में किसान जो है कृषि मंत्री से मिलेंगे। तो बता दें आपको, कृषि भवन पहुंचा है किसानों का जत्था और कुछ ही देर का वक्त है जब किसान जो है कृषि मंत्री से मिलेंगे। एक बार फिर से किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है और देखिए इस साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि किसान जो है सरकार के खिलाफ उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें यही बता रही है कि दिल्ली कूच जो है किसान कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि फिर से वही माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी खबर जो निकल के ये सामने आ रही है कि किसान जो है थोड़ी देर में कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। तो वादा खिलाफी का आरोप है सरकार पर किसानों के द्वारा। अब उसको लेके किसान जो है दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली कूच किया है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से कितने तादाद में किसान जो है वहां पे पहुंचे हैं और किसानों का जत्था जो है कुछ ही देर में कृषि मंत्री से मुलाकात करेगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, किसान जो है दिल्ली पहुंचे हैं। इसी खबर पर जारी जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच किया है, इसको मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? स्वीटी, देखिए पिछली बार जब किसानों का आंदोलन चला था तो सरकार ने कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन किसानों का कहना है कि अब तक उन मांगों पर केंद्र सरकार ने अमल नहीं किया है और यही वजह है कि किसानों को एक बार फिर दिल्ली में डेरा डालना पड़ रहा है। हालांकि आज ये एक दिवसीय महापंचायत है, पंचायत जहां रामलीला मैदान में जारी है, वहीं किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर रहा है। देखना होगा कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल किसानों की महापंचायत रामलीला मैदान में चल रही है। एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहा है, जो उनकी पुरानी मांगे हैं उन पर किस तरह की सहमति बनती है, कौन कौन सी मांगे हैं जिनको कृषि मंत्री स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें जल्द अमल में लाने की बात करते हैं। ये कुछ देर बाद जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद जो किसानों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए हैं उनके आने के बाद ये तस्वीर साफ होगी और तभी ये साफ हो पाएगा कि क्या एक बार फिर किसानों को दिल्ली में डेरा डालना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर या फिर केंद्र सरकार से जो बातचीत हो रही है, कृषि मंत्री से जो बातचीत हो रही है प्रतिनिधिमंडल की, उस बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। स्वीटी जी बिल्कुल, तो किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया है वादा खिलाफी का सरकार पर। लेकिन राहुल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है किस तरीके से किस तादाद में जो किसान है वहां पे प्रदर्शन करें, तो किन किन राज्यों से ये किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकले हैं? स्वीटी, देखिए जैसा मैंने बताया कि जो किसानों का लंबा आंदोलन चला था, कई सौ किसान उस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। किसानों की सीधी सीधी मांग है कि जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले। उनकी जो मांगे हैं, कृषि कानून जो सरकार ने बनाया था उसको लेकर या बाकी और जो मांगे हैं उन पर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। अब देखना होगा कि कृषि मंत्री के साथ जो किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो रही है उस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। हालांकि पहले भी कई दौर की बातचीत किसानों के प्रतिनिधियों और कृषि मंत्री के बीच हुई हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो किसानों से बातचीत हो रही है कृषि मंत्री की, उस बातचीत का कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है। अगर नतीजा निकलता है तो निश्चित तौर पर किसान वापस लौट जाएंगे। और हालांकि ये देखना होगा कि किसानों की जो मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात के बाद किसान संगठनों की महापंचायत स्थल पर ही एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति बनानी है। तो जाहिर तौर पर अभी जो बैठक चल रही है, उस बैठक के होने के बाद किसानों की जो एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद ये तस्वीर साफ होगी और ये पता लग पाएगा कि किसानों और सरकार के बीच जो रस्साकशी है वो ख़त्म होगी, उस पर ब्रेक लगेगा या फिर ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। स्वीटी जी बिल्कुल, किसान आंदोलन की जहां बात आ जाती है, किसान के दिल्ली कूच करने की जहां बात आ जाती है, तो सबसे पहला नाम जो है राकेश टिकैत का निकल के सामने आती है। तो क्या ये प्रदर्शन में राकेश टिकैत भी शामिल है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ राकेश टिकैत शामिल हैं बल्कि किसान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, पहला मौका है कि इस बार वो दिल्ली में कांग्रेस की महापंचायत हो रही है और उसमें उन्होंने भी शिरकत की है। तो जाहिर तौर पर जो किसान यूनियन टिकैत गुट वाली है वो पूरी तरह से जोर लगाए हुए है इस महापंचायत को लेकर और किसानों की मांगों को पूरा कराने को लेकर। इसी का नतीजा है कि खुद किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के छोटे भाई हैं, वो भी इस बार इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। उसके अलावा वेस्टर्न यूपी के कई कद्दावर किसान नेता की मौजूदगी भी इसमें है। साथ ही कई राज्यों के किसान संगठनों के लोग भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बैठक कृषि मंत्री के साथ चल रही है, उस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। उस बैठक में कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर दोनों पक्षों की सहमति बन सकती है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आते हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये साफ बता रहे हैं किस तरीके से किसान का प्रदर्शन चल रहा है रामलीला मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से दो लड़के एक लड़की को जबरन एक कैब में बैठा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। जल्द ही पता लगा लिया जाएगा कि लड़का और लड़की कैब से कहां तक गए थे। तो ये तस्वीरें मंगोलपुरी से हैं, जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए खुद डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस से कहा था कि संज्ञान लिया जाए, जिस पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लिया गया है। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि ये कैब से लड़के और लड़की कहां गए थे। कल रात 10:01 पर आउटर डिस्ट्रिक्ट के मंगोलपुरी थाना में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें ये कॉलर ने बताया था कि एक महिला को 3 व्यक्ति पीटते हुए ले गए हैं। कॉल में कार का नंबर भी फ्लैश हुआ था। उस कार के नंबर के आधार पर जब ऑनरशिप ट्रेस की गई तो पता चला कि ये गुड़गांव के किसी दीपक के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमारी कई टीमें गुड़गांव और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में रवाना की गई। दीपक के पास पहुंचने पर पता चला कि दीपक ने आगे ये कार लखन को, लखन ने विनोद को, विनोद ने फिर हरीश को और हरीश ने शैलेंद्र को यह कार बेच रखी है। कार के नंबर से यह भी पता चला कि यह कार उबर के अंतर्गत भी चलती है। उनके रिकॉर्ड से जब पता किया गया तो 11 ड्राइवर ऐसे निकले जो इस कार को ऑपरेट करते हैं। फाइनली हमने शैलेंद्र के पास ये कार आज सुबह रिकवर की। शैलेंद्र से पूछताछ में पता चला कि कल रात 9 बजे एक महिला और उनके 2 मित्र रोहिणी से कार को बुक किया था विकासपुरी के लिए। रास्ते में महिला और उनके मित्र के बीच कुछ पर्सनल इश्यूज पे काफी कहासुनी हुई। उसके बाद मंगोलपुरी रेड लाइट के पास महिला कार से उतर गई। कार में उनको वापस लाने के लिए उनके मित्र भी नीचे उतरे और जैसा कि कल सोशल मीडिया में जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसमें उनके मित्र ने फिजिकली उनको असॉल्ट करते हुए बलपूर्वक उनको धक्का देकर कार में बैठाते दिख रहे हैं। पेटीएम से जो पेमेंट की गई थी
और उबर की जो बुकिंग थी उसके बेसिस पे मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए हम महिला और उनके मित्र तक पहुंचे। उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि कुछ उनके पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से उतर गई थी और उनके मित्र पीछे से आकर उनको बलपूर्वक फिर दोबारा कार में आईपीसी में केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी। महिला के मिलने के बाद काउंसलर के द्वारा उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उनके स्टेटमेंट। और हापुड़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची है। राज्यपाल ने जिला अस्पताल के एसएनसी यूनिट का उद्घाटन किया है। फिलहाल देहात थाने का निरीक्षण कर रही है। बाबूगढ़ कैंट और हैंडलूम नगरी पिलखुवा का भी भ्रमण करेंगी। तो बता दें कि डीएम ने कार्यक्रम स्थलों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ कड़ी सुरक्षा के लिए जनपदों से पुलिस बल भी बुलाई है। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य
और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुना आपने पीएम मोदी को किस तरीके से उन्होंने कहा कि पीएम फूमियो ने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच अहम मुद्दों में बातचीत हुई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।